हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे। आइए आज हम लोग व्याकरण के आगे के पार्ट को पढ़ते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है कारक। कारक का दूसरा नाम होता है परसर्ग, माने यह बाद में जुड़ता है। ठीक ना, ये क्या होता है, बाद में जुड़ता है, इसलिए इसका नाम होता है परसर्ग। ओके, अब देखिए इसका परिभाषा क्या होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया पर सीधे पड़ता है, ठीक ना, यानी कि कोई भी संज्ञा हो गया, जैसे मोहन हो गया, राम हो गया, हिमालय हो गया, कोई भी नाम हो गया या सर्वनाम हो गया, वह उसका उसकी हो गया ना, उसका सीधा संबंध किसके साथ हो, क्रिया के साथ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कारक कहते हैं। इसका एग्जाम आपको परिभाषा पीछे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ तो ज्ञात हो यानी पता हो, वह क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। अब कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन सा, तो कर्ता कारक, कर्म कारक, ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपदान कारक, संप्रदान कारक, ठीक है, उसके बाद से संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, एक 8 प्रकार के कारक होते हैं। आज हम लोग इन कारकों के बारे में एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे और आज के बाद से आपको किसी भी एग्जाम में कारक से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका डाउट बिल्कुल ही क्लियर रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कर्ता कारक। तो देखिए ये हिंदी व्याकरण में भी जरूरी है और संस्कृत व्याकरण में भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जो कारक है वो हिंदी व्याकरण में भी आता है और संस्कृत व्याकरण में भी आता है। तो देखिए मैंने लिखा है इसको कि कर्ता कारक क्या होता है, प्रथमा होता है, कर्म कारक द्वितीय होता है, करण कारक क्या होता है, तृतीय होता है। ऐसे ही ये संप्रदान कारक चतुर्थी होता है, अपदान कारक कौन सा होता है, पंचमी होता है, और संबंध कारक षष्ठी होता है, और अधिकरण कारक सप्तमी होता है, और संबोधन कारक अष्टमी होता है। इस तरह संस्कृत में भी ये यूजफुल है और आपको हिंदी में भी यूजफुल है। जितने बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, बिहार टेट की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कोई भी एग्जाम जिसमें आपको हिंदी पूछी जाती है या कारक पूछी जाती हैं, उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें आप लोग सिलेबस जरूर देखें कि आपके एग्जाम के लिए कौन सा सिलेबस दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जारी रखें। ओके, आइए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले कर्ता कारक के बारे में कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या है, कर्ता कारक। ठीक है, तो देखिए नाम से इसको पता चल जाता है कर्ता कारक किसे कहते हैं। पता है कैसे, कर्ता माने के करता। आप तो बिहार से होंगे या यूपी से होंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा करता यानी कौन करता, कौन कर रहा है, ठीक है, यानी कोई तो आदमी करता हुआ काम ना, तो जो काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा, कर्ता कारक कहलाएगा। जो काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा, कर्ता कारक कहलाएगा। आज के बाद से आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। जो काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा, कर्ता कारक कहलाएगा। जैसे कि आपने आपको परिभाषा लिखवा दिया पहले से ही, क्योंकि इसको सब लिखेंगे ना तो टाइम बहुत लगता है और आपका समय ज्यादा व्यर्थ होता है, इसलिए इसका परिभाषा हम ऑलरेडी लिख कर ही लाते हैं। ठीक है, काम करने वालों को कर्ता कारक कहते हैं। कितना बढ़िया लिखे हैं हम कि जो काम कर रहा है, ठीक है, जो कर रहा है, कर्ता मतलब जो कर रहा है वही कर्ता कारक है। अब इसका विभक्ति होता है ने, यानी ये ने से पहचान में आता है। जैसे जैसे में देखते हैं इसको लिखते हैं, जैसे देखिए तो जैसे इसका क्या होगा, मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, ठीक है, मोहन पढ़ रहा है। गीता रो रही है, गीता रो रही है, ठीक है। अनमोल दौड़ रहा है, अनमोल दौड़ रहा है, अनमोल दौड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए तो मोहन पढ़ रहा है यानी कौन पढ़ रहा है, बताइए तो कौन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है ना, कौन, मोहन। तो मोहन क्या होगा, कर्ता कारक होगा। गीता रो रही है तो रो रही है कौन, कौन रो रही है, तो गीता रो रही है, यानी गीता क्या होगी, ये कर्ता कारक होगी। और दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, कौन, तो अनमोल, तो अनमोल क्या होगा, कर्ता कारक होगा। अब देखिए कर्ता के बाद आता है कर्म कारक। तो कर्म कारक भी आसान है, ये चैप्टर जो आपका है, ये टॉपिक है बहुत ही इजी है, इसके बाद से आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो कर्म कारक किसे कहते हैं कि कर्ता का फल जिस पर पड़ता है, यानी कि जो कर्ता का फल जिस पे पड़ता है वो क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। देखिए इसका हमने परिभाषा क्या लिखा है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, यानी क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़े उसको हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को होती है, यानी को से पहचानती है। जैसे राम ने मोहन को मारा, राम ने मोहन को मारा, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मोहन ने आयुष को मारा, मोहन ने आयुष को मारा, ठीक है। तो कह रहा है कि क्रिया का प्रभाव पड़े किस पे, जिस पे पड़ता है। तो यहाँ पे देखा गया कि मारा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है। कौन मार रहा है, मोहन। तो मोहन क्या होगा, कर्ता कारक होगा। मोहन मार रहा है तो क्या होगा, कर्ता कारक होगा। मारना तो भाई आप जानते हैं, मारना क्या होगा, क्रिया होगा। और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, किसको मारा है, तो आयुष को मारा है, मारा है ना। तो जो आयुष को है ये क्या होगा, ये कर्म कारक होगा। किसको मारा है, आयुष को मारा है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, ठीक है, पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या हुआ है, क्रिया क्या हो रही है कि पकड़ रहा है, कौन, पुलिस। तो जो पुलिस है वो क्या होगा, ने, देखिए तो कर्ता का ने होता है ना। तो जो पुलिस ने ये क्या होगा, ये होगा अपना कर्ता कारक। क्या होगा, कर्ता कारक। और किसको, तो चोर को पकड़ रहा है, तो जो चोर को होगा वो क्या होगा, कर्म कारक होगा। हो जाएगा, आपको इसके बाद से दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप लोग पहचान लेंगे आराम से। जहाँ पे को होगा यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता होगा वो क्या होगा, कर्म कारक होगा। तीसरा है करण कारक। देखिए करण कारक तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये किसी साधन की जरूरत पड़ती है इसमें, आराम से, मतलब कर्ता या कर्म को किसी चीज के द्वारा जाया जाता है। जैसे इसका आप देखिए कि परिभाषा का लिखवाए हैं कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का संबंध का बोध हो, यानी वाक्य के जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसको क्या बोलते हैं, करण कारक कहते हैं, यानी कि से या के द्वारा इसको बोल सकते हैं। जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए आप लोग कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि हम लोग बस के द्वारा कुशीनगर जाते हैं, हम लोग बस के द्वारा कुशीनगर जाते हैं, कुशीनगर जाते हैं। अब एक चीज देखिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि हम लोग बस से कुशीनगर जाते हैं, लिख सकते थे ना। यानी कि हम लोग किससे जाते हैं जी, बस के द्वारा। किसके जाते हैं, बस के द्वारा या बस से जाते हैं। तो जो यहाँ पर के द्वारा लगा है, से लगेगा, ये क्या होगा, बस से, यही करण कारक होगा। ये क्या होगा, करण कारक होगा। ये इसका विभक्ति क्या है, से या के द्वारा। यानी कि आप वाक्य में देख लीजिएगा, जहाँ पे से होगा या के द्वारा होगा उसी से क्रिया का संबंध होगा, वो क्या होगा, वो सीधे अपना करण कारक होगा। जैसे हम लोग बस के द्वारा कुशीनगर जाते हैं, किसके द्वारा जाते हैं, बस के द्वारा जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि हम लोग बस से कुशीनगर जाते हैं, तो यहाँ पर से भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, के द्वारा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो सेंटेंस होगा, ये जो लाइन होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे बस से, ये क्या होगा, अपना करण कारक होगा, ठीक है। जैसे मोहन ने सांप को मारा, ठीक है, सॉरी, मोहन ने सांप को डंडे से मारा। देखिए लिखते हैं इसको हम, मोहन ने सांप को डंडे से मारा। देखिएगा यहाँ पर कितना मजा आएगा, मतलब मारा तो गलती किया, ठीक है, लेकिन आपका सेंटेंस जो है इसमें क्या क्या समझ में आएगा। तो मोहन ने, ये जो मोहन ने है वो क्या होगा, कर्ता होगा। आपको पता है, ने से पता चल रहा है कर्ता का, ठीक है। किसको मारा है, तो सांप को मारा है, तो क्या होगा, कर्म कारक होगा, होगा ना। और किससे मारा है, किससे, तो डंडे से, तो ये क्या होगा, करण कारक होगा। एक लाइन में तीन तीन मैंने आपको बता दिया। देख रहे हैं आप लोग कि मोहन ने सांप को डंडे से मारा, मोहन ने क्या होगा, कर्ता कारक होगा। किससे मारा है, सॉरी किसको मारा है, तो सांप को मारा है, वो कर्म कारक होगा। और किससे मारा है, तो डंडे से मारा है, तो डंडे से क्या होगा, करण कारक होगा। अब चौथा है अपना संप्रदान कारक, ठीक है।
ये भी बहुत बढ़िया लाइन है, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको ध्यान दीजिए कि संप्रदान कारक का डिफिनेशन क्या होता है कि जिसके लिए कुछ किया जाए, यानी कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसके वास्ते, ठीक है, जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। या मतलब आपको कुछ दिया जाए, ठीक है, या आपको लिए कुछ किया जाए तो क्या कहलाएगा? संप्रदान कारक कहलाएगा। जैसे कि भूखे को भोजन दो, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, तो आपको दिखेगा भी नहीं। तो इसका जो है संप्रदान कारक का, संप्रदान कारक, इसका जो जैसे है इसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे कि भूखे को भोजन दो, क्या होगा इसका? भूखे को भोजन दो, ठीक है, भूखे को भोजन दो। देखिए तो इसमें भूखे को भोजन दो, किसी को कुछ दिया जा रहा है, हम भोजन दे रहे हैं, किसको? भूखे को। तो यहाँ पे जो कुछ दिया जा रहा है यानी क्या होगा? ये यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा कि किसको कुछ दिया जा रहा है, यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा? संप्रदान कारक में आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? संप्रदान कारक आएगा। इसका पहचान कैसे करेंगे? के वास्ते भी हो सकता है, के लिए भी हो सकता है, के हेतु भी हो सकता है, और को भी हो सकता है। जैसे रोगी को दवा लाओ, ठीक है, क्या होगा इसका एग्जाम्पल? जैसे रोगी को दवा लाओ, ठीक है, रोगी को दवा लाओ, दवा लाओ। देखिए तो इसमें और मजा आएगा आपको। देखिए रोगी को दवा लाओ, तो यहाँ पे क्या लिख सकते थे? रोगी के लिए दवा लाओ, बोल सकते थे रोगी के लिए दवा लाओ, रोगी के वास्ते दवा लाओ, ठीक है, रोगी हेतु दवा लाओ, या रोगी को दवा लाओ। ये चारों सेंटेंस आप मतलब चारों लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे? ये सब आप पहचान लीजिएगा कि यहाँ पे के वास्ते, के हेतु अगर दिया हुआ है या नहीं भी दिया है और उसमें के हेतु लगाने पर सही हो रहा है तो क्या होगा? वो आपका क्या होगा? संप्रदान कारक होगा कि रोगी को दवा लाओ, यहाँ पे संप्रदान कारक होगा, ठीक है। अब इसको मैं हट जाता हूँ, आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाकर इसके बाद वाला जो है उसको लिखवाता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट, हम लोग संप्रदान तक पढ़ लिए थे। अब हम इसको इरेज करके आगे अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक के बारे में लिख दिए हैं। अब देखिए कि अपदान कारक किसे कहते हैं। तो अपदान कारक का भी संकेत जो होता है से होता है, मैंने आपको लिखवाया होगा, लेकिन इसका कारण तरीका कैसे होता है, पहचानना कैसे होता है? तो इसमें दूर होने का भाव प्रकट होता है, ठीक है, और वहां पे से था तो जुड़ने का भाव प्रकट हो रहा था। जहाँ पे जुड़ने का भाव प्रकट होगा वहाँ पर अपदान नहीं होगा। जहाँ पे दूर होने का, जैसे करण में हम लोग पढ़े थे ना, करण कारक में कि से, तो जब करण में भी से पढ़े थे और अपदान में भी से पढ़ते हैं, लेकिन करण में जुड़ने का भाव प्रकट होता है और अपदान में क्या होता है? दूर होने का भाव प्रकट होता है। जैसे सर दूर होने का भाव कैसे प्रकट होता है? जैसे कि इसका परिभाषा पहले दिखाए थे आपको कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, डरने, तुलना करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपदान कारक कहते हैं। जैसे कि हम आपसे सुंदर हैं, ठीक है, तुलना कर रहे हैं, या आप हमसे सुंदर हैं, ठीक है। इसका जैसे क्या लिखेंगे हम लोग? जैसे आप मुझसे सुंदर हैं, हो गया। ठीक है, तो आप तुलना हो रहा है ना आपकी और हमारी कि आप क्या हैं? हमसे सुंदर हैं। तो यहाँ पे कौन सा कारक लगेगा? यहाँ पे जो होगा अपना अपदान कारक होगा। या दूर होने में कहेंगे कि हिमालय से गंगा निकलती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हिमालय से गंगा निकलती हैं, हिमालय से गंगा निकलती हैं, ठीक है, निकलते हैं। या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये भी हो सकता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो आप देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हिमालय से गंगा निकली और निकल के दूर हो गई क्योंकि वो अब नदी में मिल गई, नदियों में चली गई, तो यहाँ पे दूर हो गई ना जी, हिमालय से गंगा दूर हो गई ना। तो ये कौन सा कारक होगा? अपदान कारक होगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ था उससे पत्ता टूटा और गिर गया, दूर हो गया, तो ये क्या होगा? यहाँ पे भी अपदान कारक होगा, ठीक है। डरने का, जैसे कि मोहन सांप से डरना, ठीक है, या ये भी कर सकते हैं कि चलिए इसको लिख देते हैं हम, ठीक है, कि किशन सांप से
डरना, सांप से डरना। आप बताइए हम क्या कह रहे हैं कि सांप से डरना मतलब सांप से दूर रहना, वही होता है ना, सांप से डरना यानी सांप से दूर रहना। तो दूर रहने का यहाँ पे भाव प्रकट हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या होगा, ये भी अपदान कारक होगा। हो जाएगा? एनी डाउट? अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। बच्चे तो वीडियो देख ही नहीं रहे हैं, कमेंट की बात दूर है, लेकिन धन्यवाद बीएड वालों का जो वीडियो को अधिक से अधिक देख रहे हैं और अच्छा खासा मतलब आप लोग अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए संबंध कारक किसे कहते हैं। तो संबंध कारक में क्या होता है कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध दर्शाई जाती है, जैसे श्याम की कलम, ठीक है, रोहन की किताब। तो इसमें संबंध है ना, किसकी किताब है, रोहन की है, ठीक है। ये कॉपी किसकी है, तो हमारी है, जैसे मेरी मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ संबंध हमारा मोबाइल का हो गया, ठीक है। तो संबंध दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जो होता है वहाँ पे संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति होता है का, की, के, रा, रे, रे, यानी आपकी किताब। तो की जो बीच में आ रहा है वही क्या होगा, संबंध कारक दर्शाएगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। किसी एक वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु से जाना जाए उसको संबंध कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे सोनम की किताब, ठीक है, जैसे सोनम की किताब, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं कि नैन्सी की घड़ी, ठीक है, बच्चों के कलमे। देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए तो कि बच्चों के कलमे, ठीक है। देखिए सोनम की किताब, यहाँ पे विभक्ति की दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक है। ये सोनम और किताब का एक संबंध है कि किताब है सोनम की है। नैन्सी की घड़ी, नैन्सी और घड़ी में संबंध है कि घड़ी किसकी है, नैन्सी की है। और कलम और बच्चों में संबंध है कि कलमें किसके हैं, बच्चों के हैं। आप विभक्ति देखिए, यहाँ पर की का विभक्ति है, यहाँ पर की का विभक्ति है, यहाँ पर की का विभक्ति है, ठीक है। तो ऐसे विभक्तियां जो हैं एक दूसरे से जो संबंध में आती हैं वो क्या कहलाती हैं, संबंध कारक कहलाते हैं। अगला है अधिकरण कारक। तो देखिए अधिकरण कारक में क्या होता है, इसमें जो विभक्ति होती है में या पर होती हैं, यानी कि ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, किसी आधार के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। क्या होता है, इसमें कोई आधार के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, इसका डिफिनेशन क्या लिखवाएं हम कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार सूचित होता है। जैसे कि आप क्लास में फोन देख रहे हैं, आप जो हमारी फोन देख रहे हैं किस में देख रहे हैं, फोन में देख रहे हैं ना क्लास को, जो आप हमारी क्लास देख रहे हैं किस में देख रहे हैं, फोन में देख रहे हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना। आप जैसे आप मोबाइल में क्लास देख रहे हैं, जैसे आप मोबाइल में क्लास देख रहे हैं, आप किस में क्लास देख रहे हैं जी, मोबाइल में देख रहे हैं। तो यानी ये आधार है कि हम किस पे देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, ठीक ना, मोबाइल पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आधार होता है वो क्या कहलाता है, अपना अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे देख लीजिए कि चिड़िया डाल पर बैठी है, चिड़िया डाल पर बैठी है, चिड़िया डाल पर बैठी है। तो चिड़िया किस पे बैठी है, डाल पर बैठी है। एक आधार है ना, एक आधार है कि वो डाल पर बैठी है, यानी कोई एक आधार रहेगा वो क्या कहलाएगा अपना कि अधिकरण कारक कहलाएगा। जैसे मेज पर किताब है, मेज पर किताब है, ठीक है। तो किताब किस पर है, मेज पर है। तो यहाँ पे पर है, ये किसी के आधार पर रुका हुआ है। तो ये जो आधार पर कोई चीज़ रहेंगी उसको हम अधिकरण कारक कहेंगे। अब अंतिम आते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक में बहुत आसान है, इसमें तो और आसान है कि बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा। संबोधन कारक में पहले तो आप लोग देखेंगे कि ऐसे चिन्ह रहते हैं, ठीक है। सबसे आसान तरीका यही है पहचानने का। दूसरा हमने इसको डिफिनेशन को समझाते हैं आप लोगों को कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अजी सुनते हैं, बोलती है ना औरतें, अजी सुनते हैं। तो जहाँ पे जो
पुकारने का बोध हो रहा है कि वो बुला रही हैं किसी को, तो जो यहाँ पे सेंटेंस होगा वो क्या होगा, संबोधन कारक होगा। जैसे अजी सुनते हो, अजी, ये सेंटेंस क्या होगा, अजी। देख रहे हैं आप लोग, पुकारने का बुला रहा बोध हो रहा है, तो यहाँ पे इस चीज क्या होगा, संबोधन कारक होगा। अरे तुमने गलती कर दिया, ठीक है, अरे तुमने गलती कर दिया, ठीक है, अरे तुमने गलती कर दी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, हमने किसी को ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं, अरे तुमने गलती कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा अरे वो क्या होगा, संबोधन कारक होगा, ठीक है। जैसे हाय वह चल बसा, ठीक है, हाय वह चल बसा, वह चल बसा। तो जो यहाँ पे हाय है, जो यहाँ पे हाय है वो क्या होगा, संबोधन कारक के लिए कहा जाएगा, ठीक है। इस तरह उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का कारक समझ में आ गया होगा। अब आप लोग के एग्जाम में कैसे भी कारक का क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इन विभक्तियों को देखिएगा, इनके परिभाषाओं को देखिएगा और तुरंत उसको कैप्चर कर लीजिएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति होंगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत समझ में आई होगी और आपके लिए उपयोगी होगी, ठीक है। अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को सजेस्ट करिए कि इस यूट्यूब पे आएँ और अपनी तैयारी को पूरी करें, ठीक है। धन्यवाद।